Good morning, students. Good morning. Myself Varun Jindal बच्चों and welcome to the CA course. As you know, students, आपके CA फाउंडेशन में टोटल 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं, क्लियर। और आपको नॉलेज भी हो गई होगी, क्योंकि CA में जब हम आते हैं ना तो CA एक ड्रीम होता है कि हम CA करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं उनको एक लेवल नहीं पता होता है, ठीक है। सो बच्चों, मैं आपको पहले आपको लेवल बताता हूँ। सबसे फर्स्ट लेवल आपका आता है CA फाउंडेशन, नेक्स्ट लेवल आता है CA इंटर एंड नेक्स्ट लेवल दैट इज CA फाइनल, ठीक है। अभी आप सिर्फ सीए फाउंडेशन लेवल पे हैं और इस सीए फाउंडेशन लेवल पर बच्चों आपके टोटल 4 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देने होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज द अकाउंट, सेकंड वन दैट इज द बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कोरस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग, थर्ड वन बच्चों दैट इज द बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, एंड फोर्थ वन बच्चों दैट इज द मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो बच्चों ये आपके टोटल आपको सीए फाउंडेशन में करना होता है, ठीक है। मैं वरुण जिंदल आपको इसमें पेपर नंबर 2 दैट इज द बिजनेस लॉ एंड बिजनेस क्रॉस रिपोर्टिंग, तो बच्चों इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे टीच करूंगा, ठीक है। यहाँ पे तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको बिजनेस लॉ आपको पढ़ाऊंगा कि उसमें क्या क्या चीजें आपके यहाँ पर आती है। बच्चों जैसे कि आप 11th-12th बेस पर मैं बात करता हूँ, तो 11th-12th में जनरली आपने अकाउंट भी किया होता है, नॉर्मल जो बच्चा करता है जी, कॉमर्स में आता है, बेसिक होता है जी अकाउंट में, ठीक है जी। सेकंड वन मैथ भी ज्यादा बच्चे ने पढ़ा होता है, थर्ड वन इकोनॉमिक्स भी सुनी होती है। सर ये लो कैसा होता है, टफ होता है, इजी होता है, कैसा होता है, तो बच्चों इसके रिगार्डिंग आज मैं यहाँ पे आपसे बताऊंगा। और अब जो आपको ना फर्स्ट क्लास से आपको ये लगेगा कि हाँ सर ये जो लो होता है ना, मतलब डराने के लिए तो कुछ भी कह सकते हो, बट ये बहुत ईजी है, ठीक है। तो बच्चों विदाउट एनी टेंशन आपको बस ये स्टार्टिंग से फोकस करना है कि इसमें क्या क्या चीजें आपके यहाँ पर आएंगी, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो चलो जी, तो देखते हो जो आपके पेपर नंबर 2 का नाम क्या है पूरा। तो बच्चों पेपर नंबर 2 का पूरा नाम है दैट्स कॉल्ड द बिजनेस लॉज एंड द बिजनेस कॉरस्पोंडेंट रिपोर्टिंग। तो बच्चों अल्टीमेटली यहाँ पर हम पेपर नंबर 2 में कह सकते हैं कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब एग्जाम में तो पूरा एक ही पेपर आएगा 100 मार्क्स का, लेकिन इसको हम 2 पार्ट्स में ले रहे हैं, दैट बिजनेस लॉज एंड सेकंड वन बिजनेस कॉरस्पोंडेंस रिपोर्टिंग, ठीक है। तो बच्चों ये जो 2 पोर्शन है ना, देखो मैंने यहाँ पे बताया भी है कि जो बिजनेस लॉ का पोर्शन है ये एग्जाम में आपका 60 मार्क्स कैरी करेगा, और जो बिजनेस कॉरस्पोंडेंट रिपोर्टिंग है बच्चों ये 40 मार्क्स का आएगा, ठीक है। चलो बच्चों वन बाय वन आपको बताता हूँ। लॉ, फर्स्ट में किसी बात करें लॉ, तो मतलब बिजनेस में लॉ के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की जा रही है। तो बच्चों इसमें क्या क्या चीजें आएंगी मैंने आगे बताया हुआ है, आगे आपको बताऊंगा, ठीक है जी। यहाँ पे एंड बिजनेस कॉरस्पोंडेंस की बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है। जैसे बच्चों होते हैं ना, कुछ बच्चे स्टार्टिंग से इंग्लिश में फोकस नहीं करते हैं, तो इसे बच्चों आपको सेंटेंसेस बनाना सिखाया जाएगा, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, लेटर्स, ईमेल्स, रिज्यूम एटसेट्रा, ठीक है। तो आपको बच्चों ये सारी ये बिजनेस कोर्स में रिपोर्टिंग में आपको सिखाई जाएंगे, ठीक है यहाँ पे। तो बच्चों इसमें से आज मैं जो स्टार्ट करूंगा आपका बिजनेस लॉ के बारे में आपको बताऊंगा कि 60 मार्क्स में आपकी क्या क्या चीजें आने वाली हैं, ठीक है। तो गॉट इट बच्चों यहाँ पर, तो ये जो आपका पूरा पेपर है, पेपर नंबर 2 का पूरा नाम मैंने आपको बताया 100 मार्क्स का है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इसको ऑटोमेटिक बाइफिकेट कर दिया। मतलब इसका मतलब है कि एग्जाम में बच्चों आपका जो लॉ है ना वो 60 मार्क्स का आएगा ही आएगा, इट्स कंफर्म्ड। बीसीआर, इसको तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बिजनेस कॉरस्पोंडेंस रिपोर्टिंग को बीसीआर, ये एग्जाम में 40 मार्क्स का आएगा ही आएगा, ठीक है यहाँ पे। चलो जी, तो बिजनेस लॉ में देखते हैं बच्चों की बिजनेस लॉ में 60 मार्क्स में क्या क्या पढ़ने वाले हो। तो देखो बच्चों यहाँ पर बिजनेस लॉ में टोटल आप यहाँ पे सिर्फ 5 चैप्टर यहाँ पर पढ़ने वाले हो, ओनली 5 चैप्टर्स। बस सर छोटा सा चैप्टर कर लेंगे, देखते हैं बच्चों धीरे धीरे वही तो पता चलेगा ना क्या क्या चीज आ रही है। तो देखो इसमें बच्चों यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर का जो नाम आएगा आपका दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। नॉर्मली से बात करते हैं पे कॉन्टेक्ट, कि हम कॉन्टेक्ट करते हैं, है ना, कि भाई हम कहते हैं ना कि आपने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, मैंने आपसे कॉन्टेक्ट किया, हमने किसी दूसरी पार्टी से कॉन्टेक्ट किया, कॉन्टेक्ट वर्ड तो किया हुआ है, लेकिन मुझे इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं जो आपने सुनी नहीं होंगी, वो हम करेंगे यहाँ पर धीरे धीरे वो क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट एक्ट आपका जो यहाँ पर आएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दैट इज जिसमें किस चीज के बच्चों रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी से कॉन्टेक्ट कर रही है, ठीक है, तो उसको कैसे किस तरीके से कैसे ट्रीट किया जाएगा। सेकंड बच्चों जो हमारी लाइफ में जब से हमारा जन्म होता है हम तब से उसको फॉलो करते हैं, दैट इज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। एक्ट फॉलो नहीं करते बट हम गुड्स को खरीदना बेचना, बायर सेलर, ये चीज तो हम फॉलो करते हैं। तो बच्चों इसमें सेकंड एक्ट जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। थर्ड एक्ट तो बच्चों आपने 11th-12th में भी सुना होगा, जो अकाउंट में आता है, दैट इज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। देख लो बच्चों यहाँ पे हर किसी मैंने वर्ड क्या बोला, एक्ट एक्ट एक्ट,
उसका मैं कुछ आगे ईयर भी बता रहा हूँ, 1872, 1930, पार्टनरशिप में क्या कहा मैंने 1932। तो बच्चों ये सारी चीजें क्या हैं मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। आप अभी बस सिंपल वैसे बस चैप्टर के पहले नाम समझो। आपको अगर एक चैप्टर का नाम समझ में आ गया ना तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। एंड फोर्थ वन बच्चों, दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013। सेम थिंग, अभी एक्ट 2013 को छोड़ दो बच्चों, पहले जो दिया गया उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज द कंपनीज। तो बच्चों इसमें किस चीज की बात करेंगे हम, कंपनीज। कंपनी क्या होती है सुना है ना कभी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वो सारी चीजें आएंगी, पढ़ेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे इस चैप्टर में बच्चों पे। एंड लास्ट वन बच्चों, दैट इज द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जिसको बच्चों शॉर्ट में क्या बोला जाता है, LLP, ठीक है। अभी बच्चों ये वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ बच्चों को हो सकता है उन्होंने सुना हो, लेकिन अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में आपके आने वाली हैं, ठीक है। आज तो सिर्फ आपकी फर्स्ट क्लास है जिसमें मैं आपको लॉ की बेसिक चीजें आपको बताऊंगा, लॉ होता क्या है। एंड कुछ टॉपिक बच्चों जो आपके सिलेबस का भी पार्ट होगा वो भी मैं साथ साथ आपका स्टार्ट कर दूंगा, जिससे आपको इसकी नॉलेज पूरी तरीके से आपको हो जाएगी कि इसमें क्या क्या चीज आपके आने वाली है, ठीक है बच्चों। तो डन, तो इसमें बच्चों ये जो 5 चैप्टर मैंने आपको बताया है, ये 5 चैप्टर आपके एग्जाम में 60 मार्क्स कैरी करेंगे, ठीक है। और बच्चों एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। और नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे मैं आपको क्लासेज में बताता भी रहूंगा कि एग्जाम में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है और इसके क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, ठीक है। तो जस्ट वेट एंड वॉच बच्चों, आज तो आपकी फर्स्ट क्लास है, एंजॉय कि भाई इसमें क्या क्या चीज आपके यहाँ पर आएंगे। तो बच्चों ये जो पोर्शन मैंने आपको बताया कितने मार्क्स का आएगा, दैट इज 60 मार्क्स, क्योंकि मैंने इसमें भी आपको बिजनेस लॉज के बारे में बताया है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग के बारे में अभी मैं आपको आगे बता रहा हूं कि इसमें और क्या क्या आपके आएंगे। तो ये पोर्शन में आगे बच्चों यहाँ पे जिसमें हम 60 मार्क्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पोर्शन बच्चों यहाँ पे आएगा, दैट इज द 40 मार्क्स, बहुत ही चैप्टर बच्चों यहाँ पे देखो मैंने सारे चैप्टर का नाम लिख दिया है। कुछ चैप्टर हो सकता है कि आपने सुने होंगे और वैसे बच्चों सुने हैं, कोई नया टॉपिक नहीं है यहाँ पर, आपकी सिर्फ उन्हीं चीजों की इंप्रूवमेंट की जाती है जो चीजें आप पहले पढ़ चुके होते हो, उन्हीं के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाता है। जैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन सुना है ना, कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, एवरीथिंग विल कवर। तो इसके अंदर बच्चों यहाँ पे कम्युनिकेशन सब चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं, सेंटेंसेस, वोकैबुलरी, पैसेजेस, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज क्या करते हैं ना, नोट मेकिंग, बेसिक, प्रीसिज राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर्स, ईमेल्स, रिज्यूम, एवरीथिंग, ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो ये सारी चीजें बच्चों आपके इसके अंदर आएंगी। तो टोटल आप चेक करोगे तो 13 चैप्टर आपके बनते हैं जो BCR में आते हैं, जो एग्जाम बच्चों 40 मार्क्स आपके कैरी करते हैं, ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो दैट्स मीन, तो बच्चों इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहेगा पूरा टॉपिक, बिजनेस लॉ भी करना है, BCR भी करना है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि भाई ये कर लेना वो छोड़ देना, जी नहीं, आपको एक एक टॉपिक, एक एक वर्ड, सारी चीजें आपको कवर करके जानी पड़ेंगी बच्चों पे, ठीक है। और ये बच्चों मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, और हमारी क्लास में बिल्कुल मस्ती भी चलेगी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल सीरियसली पढ़ाऊंगा। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं ऐसे भी लूंगा बच्चों जहां पर आपने वो टॉपिक पहले सुना भी होगा, वो एग्जाम्पल देखे होंगे, मतलब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर ही चलूंगा बच्चों यहाँ पे। तो दैट्स मीन जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों, चलिए बच्चों यहाँ पे, तो लेट्स स्टार्ट कि इसमें क्या क्या चीजें आपकी और आएंगी बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपके जो सब्जेक्ट का यहाँ पे नाम बताया, दैट्स कॉल्ड द बिजनेस लॉज एंड द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग, ठीक है। और उसमें से बच्चों मैं आपको जो टीच करूंगा, पहले मैं आपको टीच करूँ दैट कॉल्ड बच्चों बिजनेस लॉज, ठीक है यहाँ पे। तो बच्चों बिजनेस लॉज में 5 चैप्टर आ रहे हैं, मैं फिर से नाम रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसमें डायरेक्ट बच्चों बात कर रहा हूँ कि ये लॉ होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ। वैसे तो सर हमने सुना हुआ ये लॉ वर्ड, तो लॉ का मतलब अगर हिंदी में कहते हैं बच्चों तो हिंदी में हम कहते हैं ये कानून है, ठीक है। या फिर बच्चों कई बार ना हम इसको बोलते हैं ये रूल्स है, बट इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है लॉ का, हमें उसमें कंफ्यूजन होता है कि किसको यहाँ पे लॉ कहा जाता है। तो बच्चों ध्यान से एक पॉइंट मेरा ध्यान सुना, इसमें क्या होता है, कोई नया पॉइंट नहीं बताने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। मान लो बच्चों आप पब्लिकली कोई काम करते हो, ठीक है, यहाँ पे आपने कोई पब्लिकली काम किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो ऐसा तो बहुत रेयर ही होता है बच्चों कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। किसी ना किसी चीज को लेके प्रॉब्लम आती है कि सर ये मेरा पैसा नहीं दे रहा है, सर ये कॉन्टेक्ट करने के बाद मना कर रहा है, सर ये पार्टनरशिप में दिक्कत कर रहा है, ये गुड्स खरीदने के बाद प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब मेरे पैसे नहीं दे रहा है, मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट होगी ना बच्चों पे। अब बच्चों जो प्रॉब्लम्स होती है तो ये सिर्फ तो एक अकेले पर्सन हो,
पूरे इंडिया में कितने सारे लोग रहते हैं, कितनी सारी उनकी प्रॉब्लम्स आती होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम के पास आती होंगी। तो मतलब बच्चों यहाँ पे तो उनकी तो बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम रहती होंगी। किस तरह की बच्चों कॉमन प्रॉब्लम रहती है वहां पर? लाइक कॉमन प्रॉब्लम रहती है बच्चों कि सर कुछ लोग क्या कहेंगे कि ये गुड्स खरीदने नहीं दे रहा है, या फिर ये अमाउंट पे नहीं कर रहा है, या ये बिजनेस करने नहीं दे रहा है, या फिर सर ये पार्टनरशिप में प्रॉब्लम कर रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों? तो गवर्नमेंट ना उन सब प्रॉब्लम को कॉमनली एक ग्रुप बना देती है। अच्छा ठीक है जी, आपको बाहर से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, इसको अलग ग्रुप बना देते हैं। अच्छा आपको इससे प्रॉब्लम है, इसका एक अलग ग्रुप बना देते हैं। और फिर ग्रुप बना के बच्चों उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए, उन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाती है बच्चों। क्या बनाती है बच्चों? वहां पे कुछ रूल्स बनाती है। मतलब हमें तो क्या चाहिए बच्चों? यहाँ पे इस कॉमन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन। और बच्चों इसके सॉल्यूशंस के लिए यहां पर जो रूल्स बनाए जाते हैं उसी को ही, जो रूल्स हमारे इंडिया में एप्लीकेबल किए जाते हैं, पब्लिक पर लगाए जाते हैं, तो उसको बच्चों यहाँ पे क्या बोला जाएगा? दैट्स कॉल्ड द लॉ, कानून। तो बच्चों जब भी लॉ वर्ड आएगा ना तो समझ जाना कि वो चीज हमारे लोगों के लिए बनी है और यहाँ पर पूरे इंडिया पर वो एप्लीकेबल होती है और सबको वो चीज फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे देखो इसका जब सोल्यूशन यहाँ पे बनाया जाता है ना, ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन बना दिया और डायरेक्ट एप्लीकेबल कर दिया जी, नहीं। ठीक है, लॉ को लगाने का एक बच्चों तरीका होता है, एक स्टेप वहां पे उसको फॉलो किया जाता है। और बच्चों जो उसके स्टेप होते हैं, तो सबसे पहले बच्चों जो लॉ को पास किया जाता है ना, वो पास किया जाता है पार्लियामेंट में। तो बच्चों कौन पास करता है? पार्लियामेंट उसको पास करती है। तो पास बाय पार्लियामेंट। आई होप आप सबने सुना होगा बच्चों ये वर्ड पार्लियामेंट, जैसे कहते हैं ना संसद भवन, तो दैट्स मीन द पार्लियामेंट। अब बच्चों यहाँ पे जो पार्लियामेंट है, अब पार्लियामेंट में कौन बैठा है जिसको पास करने के लिए? तो बच्चों पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, आपने सुना होगा हिस्ट्री में, लोकसभा, राज्यसभा। तो बच्चों वहां पर जो पार्लियामेंट में पास करता है तो उस लोगों को कौन पास करता है? एक लोकसभा पास करता है और सेकेंड वन राज्यसभा उसको पास करता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर पार्लियामेंट में हम दो तरह के हाउस की यहाँ पर बात करेंगे, दैट इज द लोकसभा एंड सेकंड वन बच्चों दैट इज द राज्यसभा। राज्यसभा इजी पॉइंट है बच्चों यहाँ पे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा किसमें किस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा बच्चों? यहाँ पे किसने पास किया? लोकसभा ने, राज्यसभा ने। ठीक है जी, इन दोनों ने पास कर दिया, इन्होंने भी पास कर दिया, इन्होंने भी पास कर दिया। अब इनके पास करने के बाद कहाँ जाए बच्चों यहाँ पे? तो चलो जी आ जाओ, तो पॉइंट नंबर 2 में जाते हैं हम। तो बच्चों जैसे ही लोकसभा ने अप्रूव कर दिया कि ठीक है जी ये चीज हम एप्लीकेबल करते हैं, राज्यसभा ने क्या कहा? ठीक है जी हम एप्लीकेबल करते हैं, इसकी कंसेंट हम देते हैं। तो बच्चों यहां पर फिर उसके बाद हम जाएंगे अपने प्रेसिडेंट के पास। तो जो हमारे बच्चों इंडिया के प्रेसिडेंट हैं वो अपनी कंसेंट देंगे कि ठीक है जी हम इसको एप्लीकेबल कर देते हैं। तो बच्चों ऐसे एप्लीकेबल नहीं होता कि यहां पर अगर गवर्नमेंट ने सोचा है तो सोचने के बाद सबसे पहले उसको लोकसभा पास करता है, देन राज्यसभा पास करता है और उसके बाद प्रेसिडेंट उसको पास करता है। ठीक है, और बच्चों फिर जब प्रेसिडेंट पास कर देता है, अभी भी पब्लिक पर एप्लीकेबल नहीं हुआ बच्चों, ध्यान सुना। प्रेसिडेंट के पास करने के बाद पब्लिक पर कैसे अप्लाई किया जाएगा? तो बच्चों उसको ना हमारे यहाँ के एक डॉक्यूमेंट्स है जिसको बोला जाता है भारत का राजपत्र, भारत का राजपत्र, उसमें लिख दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कि भाई हम ये लो आज से एप्लीकेबल कर रहे हैं, पब्लिक पर हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों वहां पर उसको कहां पे लिख दिया जाता है? अपनी लैंग्वेज तो बता रहा हूं यहाँ पे, राइट इन शॉर्ट में जो यहाँ पे हिंदी में लिखते हैं भारत, भारत का राजपत्र। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो हम उसको कहां पर नोटिफाई करते हैं? बच्चों भारत के राजपत्र में लिख देते हैं। नाम से पता चल रहा है भारत का, भारत का लेटर, भारत का सब कुछ। ठीक है, उसमें ये चीज लिख दी जाती है बच्चों। और याद रखना बच्चों यहाँ पे जैसे ये भारत के राजपत्र में लिख दी जाती है, जनरली बच्चों यहाँ पे याद रखना जैसे यहाँ पे लिख दी जाती है तो समझ के चलना कि वो चीज अब पब्लिक के लिए बन चुकी है, पब्लिक को वो चीज फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, तो पब्लिक को वो चीज माननी पड़ती है जो यहाँ पे बताया गया। और बच्चों यहाँ पे मैं पब्लिक के रिगार्डिंग अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो सिंपल पॉइंट बच्चों यहाँ पे याद रखना, इसको कहा गया जो पब्लिक पे एप्लीकेबल, दिस इज कॉल्ड एनफोर्स्ड। तो जब भी वर्ड आपको दिखेगा ना कि एनफोर्स हो चुका है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनफोर्स? तो बच्चों याद रखना दैट्स द मीनिंग ऑफ एनफोर्स का होता है कि वो चीज पब्लिक के लिए बन चुकी है।
ठीक है, तो बच्चों भारत के राजपत्र को आप इंग्लिश में कह सकते हो दैट्स कॉल्ड द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दैट्स मीन द ऑफिशियल गैजेट। तो देख रहे हो बच्चों यहाँ पर इंडिया में अगर किसी लॉ को पास किया जाता है तो वो ऐसे ही नहीं है कि बस आज सोचा और कल से एप्लीकेबल कर दिया। ठीक है, उसको बच्चों पास करने का एक तरीका होता है, और वहां पर अगर आपने ये सारे स्टेप फॉलो किए होंगे तो वहां पे एक लॉ वहां पे पास कर दिया जाएगा। और बच्चों आज के टाइम में ना इंडिया में बहुत सारे एक्ट है, बहुत सारे एक्ट है। आपको सारे लॉ नहीं पढ़ाए जाते, अभी जो आपको फाउंडेशन लेवल पे पढ़ाए जाते हैं बच्चों सिर्फ 5, ओनली 5 एक्ट आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, कि जिसमें बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या क्या चीजें आपकी यहाँ पर बताई गई है। ठीक है यहाँ पे, तो डन बच्चों। चलो जी, अब इसी तरह से बच्चों अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जैसे मैंने कहा ना बच्चों यहाँ पे लॉ, तो बच्चों यहाँ पे लॉ पास किया होगा, तो इसी तरीके से एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी पास किया होगा। तो बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा नाम क्या बताया था मैंने आपको, 1872। तो बच्चों ये भी एक यहाँ पर पास किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर बच्चों मैं इसकी एनफोर्समेंट की बात करूं, मतलब ये जब लिख दिया गया था कि पब्लिक के लिए एप्लीकेबल होगा, तो बच्चों ये किस दिन कर दिया गया था, ऑन 1 सितंबर 1872 से बच्चों एप्लीकेबल हो गया था। ठीक है यहाँ पे, तो ये हमने एप्लीकेबल कर दिया था बच्चों ये 1 सितंबर 1872 से, उससे पहले नहीं था, तो उससे पहले इसको फॉलो नहीं कर रहे थे। सेकंड थिंग बच्चों यहाँ पर ये जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, एक्ट है, ये पूरे के पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल आपका होता है। पहले होता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता था, लेकिन अब बच्चों वहां पर जम्मू एंड कश्मीर में भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जहां जहां पर लिखा जाता है ना एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर लिखा जाता था, अब वहां पर इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर वहां पे फॉलो किया जाता है। तो दैट्स अ मीनिंग जो आपको बताया गया बच्चों पे। तो बच्चों ये लॉ यहाँ पर पास हो चुका है, 1 सितंबर 1872 को पास हुआ था, और ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल हो चुका है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहा वर्ड बच्चों पे एनफोर्स, तो इसका मतलब पब्लिक पर लगना ये स्टार्ट हो चुका था, पब्लिक पर ये लगना स्टार्ट हो चुका था। अब बच्चों देखो मैं एक लॉ को पढ़ना आपको सिखाता हूँ कि लॉ को किस तरीके से पढ़ा जाता है। कोई भी बच्चों एक्ट आएगा ना तो उसको एक पढ़ने का एक तरीका होता है, वो आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो बच्चों जब भी कोई लॉ पढ़ोगे ना तो उसको हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, बस 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। कौन कौन सा, फर्स्ट वन दैट इज द ईयर, ठीक है बच्चों, सेकंड वन दैट इज द एक्ट, और जो बच्चों एक्ट से पहले जितने भी वर्ड आपको दिए हो, चाहे एक वर्ड दिया हो, चाहे 2 वर्ड दिए हो, चाहे बहुत कुछ वर्ड लिखा हो, आपको एक्ट से पहले के सारे वर्ड सिलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने यहाँ पे 3 वर्ड सिलेक्ट कर लिए, 1872, एक्ट एंड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो बच्चों ऑब्वियसली एक लॉ को पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए कि किस तरीके से होता है। अगर मैं डायरेक्ट आपका चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा तो आपको कभी समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, आपको फिर हमेशा कंफ्यूजन रहेगी कि सर हमारा तो बेस कभी बन ही नहीं पाया। तो बच्चों सेम थिंग सीए फाउंडेशन में जैसे होता है ना, कभी आप जैसे अकाउंट में कभी पढ़ा करते थे तो 11th में एक जर्नल एंट्री करवाई जाती है सबसे पहले आपको, उससे पहले बेसिक बताया जाता है। तो सेम थिंग बच्चों सीए फाउंडेशन लॉ के लिए आपका एक बेसिक होता है, जहां पे आपको लॉ के बारे में सारी चीजें आपको वहां पर बताई जाती हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आपके यहाँ पर आएंगी। ठीक है यहाँ पे, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि ये चीजें आपकी ना तो आगे कभी आपको कोई सीए इंटर में बताएगा और ना ही कोई सीए फाइनल ईयर में बताएगा, ये चीजें आपको भी सीए फाउंडेशन में सीख कर जानी है। ठीक है, एंड नंबर 2, ये जो मैं आपको सारी चीज बता रहा हूँ ना, दिस इज नॉट फॉर एग्जाम, दिस इज फॉर योर नॉलेज, क्योंकि आगे जो हम लॉ पढ़ने वाले हैं उससे पहले आपको ये सारी चीजें यहाँ पर समझनी पड़ेंगी, उसके बारे में मैंने आपको बताया है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर 1872, ये 1872 क्या है, ये एक्ट क्या है, और इससे पहले ये क्या शो कर रहा है, तो इसके रिगार्डिंग बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं। तो बच्चों याद रखना, ये जो 1872 हमेशा क्या शो करता है, कभी भी एक्ट में इस तरह से कुछ लिखा जाता है ना तो वो हमेशा क्या शो करता है, ये एक्ट पब्लिक पर कब से लगा था। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पर बच्चों, तो ये पब्लिक पर कब से लगा था, 1 सितंबर 1872 से लगा था। तो हमने पूरी डेट ना लेके सिर्फ उसमें से ईयर ले लिया। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें देखना पड़े कि एक्ट कब से आया था, तो यहां से हम सिंपल वैसे देख के बता सकते हैं कि ये 1872 में आया था। तो बच्चों यहाँ पर ये जो ईयर लिखा गया है ये हमेशा क्या शो करेगा, दिस इज कॉल्ड द ईयर ऑफ एनफोर्समेंट। तो ये बच्चों यहाँ पे जो शो करता है ये ईयर ऑफ एनफोर्समेंट वहां पे शो करता है, ये पब्लिक पर किस ईयर से लगा था। सेकेंड वन बच्चों यहाँ पर ये एक्ट वर्ड क्या होता है, तो बच्चों यहाँ पे एक्ट का मतलब ध्यान सुनना, एक्ट का मतलब होता है कि जो लॉ ऑलरेडी एनफोर्स हो चुका है, पब्लिक पर लग चुका है, तो उसके लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है बच्चों, दैट इज द एक्ट।
अब जैसे बच्चों यहाँ पर मैंने कहा ना ये प्रोसेस पूरा हो चुका है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड क्या लिखा, एक्ट। ठीक है यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो लॉ ऑलरेडी एनफोर्स हो चुका है, ऑलरेडी एनफोर्स हो चुका है मतलब पब्लिक पर लग चुका है, तो बच्चों इसके लिए जो वर्ड यूज होता है दैट्स कॉल्ड द एक्ट। ठीक है, और बच्चों एक्ट में भी याद रखना, जब भी कोई लॉ लिखा है ना एक्ट में, तो हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज ए जो होगा वो कैपिटल आएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आपने स्मॉल ए लिख दिया तो वो तो एक सिर्फ एक एक्शन शो कर रहा है कि भाई आपने एक सिर्फ एक एक्शन की वहां पे रिगार्डिंग आपने बात की है। ठीक है जी, यहाँ पे तो सिंपल थिंग बच्चों, यहाँ पे तो मैंने दो वर्ड आपको बता दिए कि जो ईयर लिखा होता है वो क्या शो करता है, उससे पहले जो वर्ड होता है वो क्या शो करता है। तो इसका मतलब जब वो ऑफिशियल गैजेट में लिख चुके हैं तो ये वर्ड क्या आएगा आपका, दैट इज द एक्ट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर इससे पहले क्या होगा वर्ड, मतलब जब लोकसभा पास कर रहा था, राज्यसभा पास कर रहा था, प्रेसिडेंट अपनी कंसेंट दे रहे थे, बट ऑफिशियल गैजेट में लिखने से पहले उस टाइम पे क्या वर्ड यूज होता होगा सर। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, तो बच्चों उससे पहले जो यहाँ पे वर्ड यूज किया था ना, बिफोर एनफोर्स, बिफोर एनफोर्स बच्चों यहाँ पे जो वर्ड यूज होता था दैट इज बिल। तो सिंपल बच्चों यहाँ पे कह सकते हो कि वो एक सिर्फ बिल है, और वो बाद में जब वो एनफोर्स हो जाता है तो बिल से हम वर्ड क्या लिख देते हैं, दैट्स कॉल्ड द एक्ट। जैसे बच्चों आपने सुना होगा ना, अगर आपने एक लेटेस्ट अगर सुना होगा, स्टार्टिंग में कहा जाता था ना जीएसटी बिल आ गया, अब क्या कहते हैं जीएसटी आ चुका है, तो दैट्स मीन बिल वर्ड क्यों हटा दिया हमने, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी एनफोर्स हो चुकी है। आज के टाइम में कोई ये नहीं कहता कि जीएसटी बिल आ गया है, वो क्या बोलेगा जीएसटी आ चुका है, तो दैट्स मीन कि वहां पर वो चीज एप्लीकेबल हो चुकी है। ठीक है, वो चीज पब्लिक के लिए बन चुकी है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, यहाँ पर दो वर्ड आगे समझ में बच्चों आपको कि या तो एक्ट वर्ड होगा या बिल वर्ड होगा। एक्ट कब होगा, जब पब्लिक पर अप्लाई हो चुका है। बिल वर्ड कब होगा, जो अभी पब्लिक के लिए नहीं बना, जो प्रोसेस में है कि वो पास हो सकता है। ठीक है, और बच्चों जो एक्ट से पहले जो वर्ड दिखाता है दैट्स कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। मतलब बच्चों आप यहां पे कह सकते हो कि यहां पर ना आपको एक ही वर्ड से समझ में आना चाहिए कि भाई इस पूरे सेक्शन में, पूरे इस लॉ में हम किस इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो बच्चों जब भी कोई लॉ बनता है ना, मैंने क्या कहा था, हर किसी कॉमन प्रॉब्लम का ग्रुप बना दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर उस ग्रुप को एक ऑब्वियस एक नाम तो दिया जाएगा ना कि इस पूरे लॉ में किस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की जाएगी। तो बच्चों ये वही चीज शो करता है, दैट्स कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। अब नाम से पता चल रहा है दैट्स कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों नाम से चल रहा है, क्या कहेंगे हम यहाँ पे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, कि यहाँ पर ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर किस चीज की बात की गई है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट जो इंडिया में होंगे उस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। तो बच्चों हम किस चीज की बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करेंगे, बस कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया, जो भी कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में होंगे उस चीज के रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पे आपको बताया जाएगा। सिंपल जी, बहुत इजी टॉपिक है बच्चों। तो बस कोई भी अगर आप कोई भी एक्ट का नाम देखते हो तो आपको इसी पैटर्न से आपको फॉलो करना है कि कौन क्या क्या चीज शो करता है, ईयर क्या वर्ड शो करता है, एक्ट वर्ड क्या शो करता है, और एक्ट से पहले जो वर्ड दिए गए हैं उसका मेन पर्पस क्या है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो यहाँ तक मैंने सिर्फ बच्चों एक्ट का नाम पढ़ना आपको सिखा दिया। कोई भी एक्ट देखे बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो नाम से 1932, तो ये ईयर ऑफ एनफोर्समेंट क्या था 1932। एक्ट वर्ड आ चुका है तो मतलब पब्लिक पर लग चुका है। इंडियन पार्टनरशिप, तो उस एक्ट में किस चीज की बात करने वाले हैं, जो इंडिया में पार्टनरशिप की जाएगी उसके रिगार्डिंग वहां पे बात की जाती है बच्चों। डन बच्चों यहाँ पर। तो आपको मैंने सबसे पहले एक जो जनरली होता है, कई बार हमें लगता है कि सर हमने ऐसे चैप्टर के नाम तो कभी सुने नहीं, एक्ट ईयर ये क्या है, तो आपको बच्चों यहाँ पे एक्ट अगर ईयर वर्ड लिखे जाते हैं तो ये क्या शो करता है कि हम एक पूरे लॉ का एक नाम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ठीक है यहाँ पे, चलो जी, ये तो बच्चों हमने नाम पढ़ लिया जी, इस नाम का मतलब क्या है। अब बच्चों इसके अंदर पढ़ते हैं, इसके अंदर मैटर कैसे लिखा जाता है। मान लो बच्चों इसके मैटर की रिगार्डिंग मैं बात करता हूँ, अगर आपको कोई अगर एक होमवर्क दे दे कि भाई आपको ना एक असाइनमेंट रेडी करना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर आपको एक असाइनमेंट रेडी करना है, तो आप असाइनमेंट कैसे रेडी करोगे। तो सर हम क्या करते हैं, ये हमारा एक पेज है, ठीक है जी, ये आपका एक पेज है, और इस पेज पे बच्चों यहाँ पर हम मिडिल में लिखते हैं ना, दैट इज मान लो हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पे लिखना है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है जी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लिखना स्टार्ट करते हो ना, दिस इज पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। अब 3 के बाद बच्चों यहाँ पे लिखा था ना पॉइंट नंबर ए,
पॉइंट नंबर बी, देखो साफ साफ तो चल रहा है कि मैंने जो ए और बी पॉइंट लिखे ना वो पॉइंट नंबर 3 में लिखे हैं। बी के बाद क्या लिखते हो बच्चों यहाँ पे, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी। अब साफ साफ तो चल रही है, मैंने बी में लिखे हैं, ठीक है। अगर मुझे सी में भी आगे लिखना है तो बच्चों कैसे लिखते हो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। अगर मुझसे कोई पूछे ना कि बच्चों ये कैसे लिखा गया, तो मैं इसको साफ साफ तो चल रहा है, मैं इसको क्या कहूंगा कि मैंने 3 पॉइंट कहाँ लिखे हैं, पॉइंट नंबर सी में लिखे हैं, ठीक है। और ये तीनों कहाँ लिखे हैं, मैंने पॉइंट नंबर बी में लिखे हैं। और ये कहाँ लिखे ए और बी, तो मैंने पॉइंट नंबर 3 में लिखे हैं। और फिर कोई अगर मुझसे पूछे थे 1 2 3 कहाँ लिखे हैं, तो क्या बोलूंगा, मैंने इसको एक्ट में लिखा है, कि मैंने उसको एक्ट के अंदर आपको बताया है, ठीक है जी। यहाँ पे तो बच्चों उसको क्या बोल रहे थे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। बच्चों याद रखना, लो में अब हम पॉइंट 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 वर्ड नहीं करेंगे, यहाँ पर इसको बोलने का तरीका होता है बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों जो शुरू में लिखा था ना 1 2 3, 1 2 3, तो बच्चों इसको यहाँ पर लो में कहा जाता है दिस इज कॉल्ड द सेक्शन, दिस इज कॉल्ड द सेक्शन, ठीक है। अब बच्चों सेक्शन में जब आप 3 के अंदर लिखते हो दिस इज कॉल्ड सब सेक्शन, सब सेक्शन। तो मतलब अगर मैंने जैसे सेक्शन 3, सेक्शन 1, जैसे पॉइंट बोलते थे ना, पॉइंट 1 मैंने क्या बोला, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो बच्चों सेक्शन 3 के अंदर मैंने लिखा, तो मैंने उसको क्या बोल दिया, फिर सेक्शन 3 के अंदर पहले क्या बोलते थे ज्यादा वर्ड बच्चों, सब पॉइंट। मैं इसको सब पॉइंट का क्या वर्ड बोल रहा हूँ, सब सेक्शन, ठीक है। कि सेक्शन 3 में मैंने सब सेक्शन ए लिखा है, सब सेक्शन बी लिखा है, ठीक है। अब बच्चों मैंने जैसे कि सब सेक्शन के आगे लिखा, तो बच्चों इसमें लो में इसको कहा जाता है दिस इज कॉल्ड द क्लोज, क्लोज। और बच्चों जब क्लोज में भी हम लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा, दिस इज कॉल्ड, दैट इज द सब क्लोज। तो बच्चों हमारे सामने 4 टर्म्स वहां पे आ गए, दैट इज द सेक्शन, सब सेक्शन, क्लोज एंड द सब क्लोज, ठीक है बच्चों। यहाँ पे दैट्स योर पॉइंट, जो बच्चों यहाँ पे आपको बताया गया कि इसमें क्या क्या चीज आपकी आएंगी। देन बच्चों यहाँ पे कि कोई भी बच्चों लो पढ़ा जाता है ना, तो लो को इसी पैटर्न में आपको पढ़ा जाता है जो यहाँ पर दिया गया है। तो दैट इज द सेक्शन, सब सेक्शन, क्लोज एंड द सब क्लोज, बच्चों यहाँ पे दैट इज पॉइंट। लेकिन बच्चों एक ना, एक सेक्शन ऐसा है, एक सेक्शन ऐसा है जिसमें सब सेक्शन नहीं आता, और वो कौन सा सेक्शन आता है बच्चों, सेक्शन नंबर 2, ठीक है। अभी बच्चों देखो सेक्शन 2, अभी आपको इतना डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा कि सेक्शन 2 में सब सेक्शन क्यों नहीं आता, ठीक है। आप बस सिंपली याद रखो कि एक सेक्शन 2 ने लाइक है, बस मैं मान के चलता हूं कि वो एक ना डेफिनेशन क्लोज दिया गया है बस, ठीक है। एक डेफिनेशन क्लोज दिया गया है, इसलिए सेक्शन 2 में हम इसको कैसे रीड आउट करेंगे। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या आता है, सेक्शन, सेक्शन के बाद क्या आएगा, यहाँ पे सब सेक्शन नहीं आएगा बच्चों, दैट इज द क्लोज और दैट इज द सब क्लॉज। बस एक छोटा सा चेंज बच्चों सेक्शन 2 में आता है कि यहाँ पर सब सेक्शन नहीं आता। तो इसमें जब भी आप रीड करोगे तो क्या रीड करोगे, सेक्शन, क्लोज एंड सब क्लॉज। और सेक्शन 2 के अलावा जो किसी भी सेक्शन की बात कर रहे हैं तो वहां क्या पढ़ेंगे, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लोज एंड सब क्लॉज। यहाँ पे तो बच्चों ये था एक बेसिक नॉलेज कि लो कैसे पास किया जाता है, लो को कैसे रीड किया जाता है, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर दी गई है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अब बच्चों यहाँ पर ये तो मैंने नॉर्मल से आपको बताया कि सेक्शन होते हैं, सब सेक्शन होते हैं। अब इसी तरीके से बच्चों जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसमें भी तो लिखा होगा ना पॉइंट 1, पॉइंट क्यों बोलेंगे, सेक्शन, सेक्शन 1 2 3 4 5, सब सेक्शन तो चलो उन्हीं के अंदर आ ही जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। यहाँ पे तो मतलब अब बच्चों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने सेक्शन आपको दिए गए हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1872 में टोटल कितने सेक्शन आपको यहाँ पर दिए गए, तो उसके रिगार्डिंग बच्चों आप बात करना चाहते हैं कि भाई इसमें बच्चों मैं यहाँ पे सेक्शन की बात करूंगा, सब सेक्शन, क्लोज, सब क्लोज, वो तो ऑटोमेटिकली सेक्शन में आ जाएंगे, है ना। तो बच्चों यहाँ पर इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में जो सेक्शन दिए गए ना वो टोटल 266 सेक्शंस आपको दिए गए हैं। ये तो आप छोटा सा चैप्टर कह रहे थे सर, चैप्टर 1 कह रहे थे, तो खाली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 266 पॉइंट, भाई कम कोई है बच्चों, टेंशन मत लो। ये जो 266 पॉइंट्स की मैं बात करूं ना, ये मैं कब की बात कर रहा हूं, ऑन 1 सितंबर 1872। क्या हुआ था इस दिन बच्चों, यहाँ पे इस दिन इंडिया के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को यहाँ पे बच्चों पास किया गया था, ठीक है। तो बच्चों मैं उस दिन की बात कर रहा हूं, अभी आपको मैं एट प्रेजेंट में लेके नहीं आया हूं, अभी हम प्रेजेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर जब ये सेक्शन आया था ना 266, इसको कैसे रीड किया जाता था, अब उसका मैं आपको पैटर्न बताता हूँ, ठीक है। फिर आपको लगेगा कि ये तो सर बहुत ईजी हो गया है।
ठीक है, तो बच्चों इसको कैसे रीड किया जाता था? मैं इस बच्चों जो 260 सेक्शन है ना, इसको मैं टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। पहला जो पोर्शन बच्चों पे ले रहा हूं दैट इज द सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन नंबर 75 तक। लो जी, ठीक है। सेकंड बच्चों यहाँ पे सेक्शन नंबर 76 से लेकर 123, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन बच्चों सेक्शन नंबर 124 से दैट इज द 238, और जो बाकी बच गया बच्चों यहाँ पे 239 से 266। बच्चों अल्टीमेटली मैं यहाँ पे देखो कहना क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरा एक्ट था ना, इसको पहले इसमें 4 चीजों की रिगार्डिंग यहाँ पे बात करता था, ठीक है। और वो मैंने इसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया कि कितने सेक्शन किस चीज के रिगार्डिंग बात करते थे। तो बच्चों इसमें ना जो सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 to 75 है ना, ये किस चीज के रिगार्डिंग बात करते थे? जनरल कॉन्ट्रैक्ट, जनरल कॉन्ट्रैक्ट। कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है अभी बताऊंगा बच्चों जनरल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। मैं एक बार पहले पूरे नाम लिख देता हूँ। सेकंड जो बच्चों पे बात होती थी दैट इज द सेल ऑफ गुड्स। थर्ड में बच्चों दैट इज द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। एंड फोर्थ में बच्चों दैट इज द पार्टनरशिप। ये बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं आपको, ये मैं कब की बात कर रहा हूं? 1 सितंबर 1872 की बात कर रहा हूं जहां पे, ठीक है। चलो बच्चों आ जाओ। तो मैंने देखो इन 4 पोर्शन की बात कर लिया कि कौन क्या क्या पोर्शन के बारे में क्या क्या बताता है। तो जिसमें बच्चों यहाँ पे जो फर्स्ट पोर्शन आपका आ रहा है दैट्स कॉल्ड द जर्नल कॉन्ट्रैक्ट। कि जर्नल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो बच्चों देखो जर्नल, जर्नल नाम से चल रहा है जर्नल। ऑब्वियसली मैं किसी से कॉन्टेक्ट कर रहा हूं तो जर्नली चीजें, जनरल चीजें बच्चों कैसी होती है कि मैं अगर किसी से कॉन्टेक्ट कर रहा हूं तो कॉन्टेक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें मुझे चाहिए, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, उसको बच्चों क्या बोला गया? दैट्स कॉल्ड द जर्नल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो बच्चों ये मैं आपको भी डिटेल में करवाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज आपके आएंगी। तो बच्चों जर्नल का मतलब क्या लेके चलेंगे यहाँ पे? दैट इज द इसेंशियल, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों इस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे इस चीज के रिगार्डिंग बच्चों आपको यहाँ पे बताया जाएगा। इजी है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। सेकंड पोर्शन पे आते हैं बच्चों। फर्स्ट पोर्शन आपको बता दिया, ठीक है। 4 पोर्शन है ना, 1 2 3 एंड 4, क्लियर। तो बच्चों इसमें जो सेकंड पोर्शन है सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को कैसे बेचा जाएगा? सर हमें याद आ रहा है अभी आपने कहा था चैप्टर नंबर 2 सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, वो अलग है क्या? बच्चों कोई अलग नहीं है, ध्यान सुना वर्ड अप। बच्चों पहले ना ये जो 1872 में ये जो सेल ऑफ गुड्स आता था ये पहले इसके अंदर फोल्ड किया जाता था, बाद में इसको क्या कर दिया गया? इसको रिमूव कर दिया गया यहाँ से। मतलब आज के टाइम में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में 76 से लेकर 123 सेक्शंस को रिमूव कर दिया गया है। और बच्चों ये रिमूव करके इन्होंने क्या कहा कि भाई एक एक्ट ना बहुत बड़ा हो गया था, अब बर्डन थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। और उन्होंने बच्चों ऐसा पोर्शन उठाया और एक नया लॉ अलग से बना डाला। और क्या कहा कि दोनों की कनेक्टिविटी अलग रहेगी। सेल ऑफ गुड्स करना है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे जाओ, कॉन्ट्रैक्ट करना है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पर जो सेकंड कनेक्टिविटी यहाँ पे दिया गया दैट इज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो बच्चों इसको एक अलग से एक्ट बना दिया गया था और ये बच्चों रिमूव कर किया गया था 1 जुलाई 1930 को इसको रिमूव किया गया था। 1 जुलाई देख रहे हो बच्चों यहाँ पे 1930 को रिमूव किया था। तो एक्ट का नाम भी क्या लिख दिया? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो मैंने भी आपको बताया था कि 1930 का मतलब क्या है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे सेम नेक्स्ट में बच्चों यहाँ पे थर्ड वाले पॉइंट की बात करते हैं स्पेशल कॉन्टेंट। बच्चों ये तो पहले भी था और अब भी है। अब ये स्पेशल कॉन्टेंट क्या होता है बच्चों, तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा आपको बताता हूँ, बट ज्यादा मत सीखना इसके बारे में। बच्चों नाम से स्पेशल, ऐसे होता है ना कुछ लोग वीआईपी होते हैं, तो यहाँ पे कुछ कंटेंट को कुछ वीआईपी वाला ट्रीटमेंट किया गया है। इजी है ना, कुछ वीआईपी वाला ट्रीटमेंट यहाँ पे दे दिया बस। और वो किसको दिया गया? तो टोटल बच्चों 5 कॉन्ट्रैक्ट को बस। तो कितने कॉन्ट्रैक्ट को? टोटल 5 कॉन्ट्रैक्ट्स को बस। ये भी आगे से आपको वीआईपी वाला ट्रीटमेंट मिलेगा। कौन कौन से बच्चों यहाँ पे? नंबर 1 दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सेकंड आता है बच्चों दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। थर्ड में आता है बच्चों दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। फोर्थ में आता है बच्चों दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज।
एंड फिफ्थ वन बच्चों आता है दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ठीक है सर, हमें क्या इतना सारा पढ़ना है? नहीं भाई नहीं, इतना सारा आपको एक साथ नहीं पढ़ाया जाएगा बच्चों। सबसे इजी थिंग क्या है, यहाँ पर ये स्पेशल कॉन्टेंट है, भूल जाओ, भूल जाओ, अभी नहीं करना है, टेंशन मत लो। तो बच्चों ये जो आपके 5 कॉन्टेंट है ना, तो ये मैं आपको अभी नहीं, सीए फाउंडेशन लेवल पे नहीं, आप जो नेक्स्ट लेवल पे आओगे ना सीए इंटर, तो वहां पर आपको ये स्पेशल कॉन्टेंट कराए जाएंगे। तो मतलब ये जो बच्चों स्पेशल कॉन्टेंट का पोर्शन है ये अभी आपको नहीं करना है। मजे हो गए? मतलब देखो बच्चों, यहाँ पे पहला जो पोर्शन था जनरल कॉन्ट्रैक्ट, वो तो करना ही है। सेल ऑफ गुड्स जब यहाँ से खत्म ही कर दे तो एक अलग ही एक्ट है, वो तो खत्म ही हो गए वैसे। तीसरा बच्चों स्पेशल कॉन्टेंट, ये है तो, लेकिन अभी नहीं करना, हमें इसी इंटर में करना है। कर दिया ना बर्डन आपका कम। ठीक है, अब बच्चों जो फोर्थ पोर्शन बचा दैट द पार्टनरशिप, इसको भी बच्चों रिमूव कर दिया गया था, और इसको रिमूव किया गया था 1 अक्टूबर 1932 को बच्चों इसको रिमूव किया गया था। ठीक है, 1932 को बच्चों इसको रिमूव किया गया था, और बच्चों इसका जो नाम रखा गया था दैट्स कॉल्ड द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और बच्चों बार बार कह रहा हूं आपको, देखो जो मैं ईयर कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ ना 1932, तो समझ जाना ये 1932 वर्ड क्यों ले रहा हूं, ये एक्ट वर्ड क्यों ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी अपने आप में लॉ बन चुका है। ठीक है, तो देख रहे हो बच्चों यहाँ पे इंडियन कॉन्टेंट में टोटल 4 पोर्शन आते थे, 2 पोर्शन रिमूव ही हो गए, एक पोर्शन बचा जी, वो एक पोर्शन आपका सी इंटर में डाल दिया। तो सीए फाउंडेशन के लिए बचा ही क्या आपका इंडियन कॉन्टेंट में, तो बस हमें करना है क्या बच्चों यहाँ पे, तो आपको बच्चों ये जो 1 to 75 सेक्शन है, सिर्फ यही आपको सीए फाउंडेशन लेवल पे आपको करवाए जाते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो बच्चों, इंडियन कॉन्टेंट का एक पार्ट नंबर 1 अभी आप पढ़ोगे सीए फाउंडेशन में, दूसरा जो लेवल है जो स्पेशल कॉन्टेंट है वो पढ़ोगे पार्ट नंबर 2 दैट इज सीए इंटर में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो ये है जी इसकी स्टोरी कि भी इंडियन कंटेंट में आप क्या क्या चीजें बच्चों यहाँ पे पढ़ने वाले हो। देखने में लग रहा है कि सिर्फ सिर्फ 75 पॉइंट 75 पॉइंट्स ज्यादा नहीं है, लेकिन जब बच्चों पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या क्या चीजें और आपको बताई गई है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से बच्चों इसको नोट करो, फिर चलेंगे हम आगे फास्ट। जल्दी से बच्चों नोट करना है, साथ साथ चीजें बच्चों मैं आपको बहुत कुछ लिखवाऊंगा तो आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, जल्दी से नोट करना है बच्चों। आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। चलो जी, तो बच्चों मैंने आपको इंडियन कॉन्टेक्ट में क्या क्या चीज़ें आप पढ़ने वाले हो थोड़ा सा मैंने उसको बेसिक आपको बताने की कोशिश की है कि इसमें क्या चीज़ आपके आएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे तो बच्चों आपको सिर्फ सीए फाउंडेशन लेवल पे सिर्फ 1 to 75 सेक्शन आपको करने हैं। ठीक है, और कहने को बच्चों 1 to 75 है, लेकिन ऑब्वियस है ये बच्चों सबसे पहला एक्ट आपको मैं करवा रहा हूँ, और ये पूरा का पूरा आपको डिटेल में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, यहाँ पे तो लेट्स स्टार्ट बच्चों कि इसके बाद हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं, इसमें और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है जी, यहाँ पे चलो जी, अब बच्चों यहाँ पे 1 by 1 चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों याद है इस एक्ट का नाम क्या था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यही नाम था ना। तो चलो देखते हैं यहाँ पे सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। बच्चों आज मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, और उसी के बेस पे बच्चों यहाँ पे पूरी स्टोरी आपकी यहाँ पे रहेगी। मतलब ये जितने भी सेक्शन में बच्चों यहाँ पे लिखे हैं ना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 1 to 75 सेक्शन, तो बच्चों ये सिर्फ इस डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कॉन्ट्रैक्ट कहते किसको है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट किसको कहा जाता है। ठीक है यहाँ पे कि कॉन्ट्रैक्ट हम किसको कहेंगे। तो बच्चों ज्यादातर ना हम कहते हैं ना कि मैं एक पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कई बार होता है हम कहते हैं एक डील कर रहे हैं, या फिर कई बार वर्ड आता है बच्चों यहाँ पे कि हम उसके साथ एक एग्रीमेंट कर रहे हैं। कुछ ऐसे वर्ड वहाँ पे आते हैं ना कि मैं उसे डील कर रहा हूँ, मैं उसे एग्रीमेंट कर रहा हूँ। बट बच्चों यहाँ पे ना लॉ में बस एक चीज याद रखना, आप ऐसे ही अपनी तरफ से कोई कहते हैं ना अपनी तरफ से कोई भी एज्यूम करके नहीं बोल सकते। लॉ में जो बताया गया है वही चीज आपको यहाँ पे पता करनी चाहिए कि कैसे यहाँ पे फॉलो किया गया है। ठीक है, तो आज बच्चों मैं आपको पूरा स्टेप आपको बता दूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बनता है, कॉन्ट्रैक्ट किसको कहा जाता है, इसी चीज को मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है यहाँ पे चलो आप बच्चों तो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी से आपको पता चलेगा। ध्यान से सुनने एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे। फर्स्ट बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल आपका आता है
मान लो बच्चों दो पार्टी में लेके चलता हूँ, एक पार्टी का नाम है सोनू, ठीक है, और दूसरी पार्टी का नाम है बच्चों दैट इज द मोनू। सोनू ने बच्चों यहाँ पर मोनू को एक ऑफर दिया और उसने कहा कि मोनू दोस्त, क्या आज आप मेरे घर डिनर करने आओगे? ठीक है जी, मोनू ने सोनू की इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जी मैं आज डिनर करने आऊंगा, आई एक्सेप्ट योर ऑफर। एक्सेप्ट करने के बाद बच्चों सोनू ने डिनर के लिए तैयारी शुरू कर दी है कि इसका दोस्त आने वाला है डिनर के लिए, और बच्चों सोनू का अराउंड 5000 रुपीज का एक्सपेंस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे मोनू से उसने पूछा भाई दोस्त कहाँ तक आ गए? मोनू कहता है सॉरी यार मैं नहीं आ पाऊंगा, मना कर दिया उसने। ठीक है, और उसके मना कर दिया मतलब उसने क्या कर दिया बच्चों, रिफ्यूज कर दिया। गुस्सा आएगा नहीं आएगा बच्चों? आ गया जी, गुस्सा आ गया है सोनू को, 5000 रुपीज का खर्चा करवा दिया, लेकिन अब मोनू मना कर रहा है। अब बच्चों यहाँ पे ना ये जो सोनू है वो मोनू के अगेंस्ट कोर्ट में जाकर ये 5000 रुपीज रिकवर करना चाहता है, तो आप मुझे बताओ ये कर सकता है नहीं कर सकता? अब ध्यान सुनना, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर तो हाँ जी कर सकता है क्योंकि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था जी, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या ये सोनू कोर्ट में केस फाइल कर सकता है या नहीं कर सकता? तो वेदर सोनू कैन फाइल केस। बच्चों जो कैन फाइल केस होता है इसको एक वर्ड और कहा दैट क्लोज शो, SUE, शो इन द कोर्ट। मतलब वेदर सोनू कैन शो इन द कोर्ट, क्या वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है या नहीं कर सकता? तो बच्चों मुझे इसका आंसर यहाँ पे चेक करना है कि इसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा, लेकिन अभी बच्चों इसका आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी आप सिर्फ अपने माइंड में रखना कि हाँ इसका आंसर यस हो सकता है या नो हो सकता है, क्योंकि जब धीरे धीरे आपको ये आएगा ना तो आपको फिर रिज्यूम करना है कि अच्छा ये सारी चीज देखनी थी तभी पता चल रहा था। सेकंड बच्चों एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, और सेकंड एग्जांपल यहाँ पे दो पार्टी मैंने ली, यहाँ पे एक पार्टी मिस्टर एक्स है एंड सेकंड पार्टी बच्चों यहाँ पे मिस्टर वाई। ठीक है, यहाँ पे तो मिस्टर एक्स के पास बच्चों एक कार है, मिस्टर एक्स के पास एक कार है और उसने क्या किया, उसने वाई को एक ऑफर दिया और उसने कहा कि दोस्त क्या आप मेरी ये कार परचेज करोगे एट ₹5 लाख, की मैं कार 5 लाख रुपीज में दूंगा। वाई कहता अच्छा इतनी सस्ती कार दे रहे हो, आई एक्सेप्ट योर ऑफर, मैं आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, अब जो इसके एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है ध्यान सुना, वाई बेचारा इसके घर पैसे लेके गया, मनी लेके जा रहा है कि मुझे 5 लाख रुपए देने हैं और ये कार मुझे मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन बच्चों एक्स ने क्या कहा कि नहीं मैं ये कार नहीं दूंगा, तो कार देने से उसने मना कर दिया बच्चों पे, फिर मना कर दिया। अब जो वाई कह रहे हैं मैंने कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठे किए थे, अब मुझे वहां पे उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बड़ी प्रॉब्लम है जी ये तो, अब आप पहले मना कर देते। ठीक है जी, यहाँ पे तो बच्चों क्वेश्चन दिस कि यहाँ पे ना वाई अब उसे कार रिकवर करना चाहता है। मेरा क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि बेचारे किसके साथ गलत हुआ, वाई के साथ, क्या ये वाई केस फाइल कर सकता है या नहीं कर सकता ये हम देखेंगे। कैन फाइल केस इन कोर्ट, और सेम बच्चों यहाँ पे आंसर क्या बोलूंगा, अगर ये आपके अकॉर्डिंग कॉन्टेक्ट होगा तो कर सकता है, आपके अकॉर्डिंग कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो बच्चों ये चीजें मुझे यहाँ पर चेक करनी है कि क्या इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है नहीं हुआ है, ये मुझे यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे तो बच्चों ये दो सिचुएशन यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ 1 and 2। ठीक है, यहाँ पे आई होप आपने माइंड में आंसर रख लिए होंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, चेक करते हैं क्या आपने सही सोचा है या नहीं सोचा है कि इसमें वो कॉन्टेक्ट है या नहीं है। ठीक है जी, तो बच्चों यहाँ पर ना मैं सिर्फ अभी इस लेवल पे सिर्फ यहाँ पर 4 चीजें चेक करूंगा बच्चों, और आपको भी चेक करना है क्या वो 4 कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं है। और अगर वो 4 कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब चारों का अगर टिक 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 टिक, ठीक है, तो फिर तो हमने पूरी कंडीशन फॉलो कर ली बच्चों यहाँ पे। तो ये बस बच्चों आपको 4 कंडीशन पे चेक करनी है। ठीक है, और मेरे साथ साथ चेक करना बच्चों यहाँ पे नंबर 1 बच्चों चेक करता हूँ दैट्स द ऑफर। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे चेक किया जाएगा ऑफर, तो पहले वाले में देखो यहाँ पे ऑफर थी, यस सर, साफ साफ लिखा गया, सोनू ने मोनू को ऑफर दे दी। और सेकंड बच्चों क्या दिख रहा है कि यस सर एक्स ने वाई को ऑफर दिया था। ठीक है जी, ऑफर तो था बच्चों यहाँ पे। सेकंड बच्चों यहाँ पे चेक किया जाएगा क्या इस ऑफर को एक्सेप्ट किया गया था, क्या इस ऑफर की एक्सेप्टेंस है या नहीं है। तो यस सर मोनू ने एक्सेप्ट किया था, यस सर वाई ने एक्सेप्ट किया था। तो बच्चों अभी तक मैंने सिर्फ 2 वर्ड लिखे हैं, दैट इज द ऑफर एंड सेकंड वन दैट इज द एक्सेप्टेंस।
दो वर्ड लिखे ना मैंने अभी तक, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब बच्चों याद रखना, जब ये दो वर्ड मिलते हैं ना, अभी कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैंने दो वर्ड लिए बच्चों यहाँ पे, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, तो बच्चों इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, तो इसको मैं ये कह सकता हूं बच्चों यहाँ पे, मतलब जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये दोनों के दोनों एग्रीमेंट तो बन चुके हैं। क्यों? ऑफर भी थी और एक्सेप्टेंस भी थी यहाँ पे, तो बच्चों ये तो दोनों के दोनों यहाँ पर एग्रीमेंट बन चुके हैं। ठीक है, अब बच्चों जो मेन कंडीशन यहाँ पर आती है वो आती है जी मेन कंडीशन पॉइंट नंबर 3। और बच्चों पॉइंट नंबर 3 में क्या चेक करते हैं? दैट्स कॉल्ड द कंसीडरेशन। कंसीडरेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसीडरेशन? इसलिए कंसीडरेशन क्या होता है? तो बच्चों कंसीडरेशन का मतलब ध्यान सुनना, कंसीडरेशन होता क्या है? दैट्स मीन द समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस समथिंग इन रिटर्न? बच्चों यहाँ पे ध्यान सुना, मैं अगर किसी को ऑफर दे रहा हूं, वो पार्टी अगर एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है, कम से कम दो पार्टी तो होगी, एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर दे रही है, एक पार्टी उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर रही है ना? ठीक है जी। अब बच्चों यहाँ पे ना देखो, एक पार्टी अगर दूसरी पार्टी को कुछ दे रही है, कंसीडरेशन का मतलब क्या है? ध्यान सुनना, अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ दे रही है, तो दूसरी पार्टी की तरफ से भी पहली पार्टी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मतलब दोनों पार्टी की तरफ से कुछ ना कुछ ट्रांसफर होना चाहिए, तभी तो कहेंगे ना दैट इज समथिंग इन रिटर्न, कि कुछ ना कुछ इन रिटर्न पार्टी को वहां पे मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब सेम थिंग बच्चों, आपने आपने मेरे साथ ये एग्रीमेंट किया, अभी एग्रीमेंट ले रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहा हूँ, आपने मुझसे एग्रीमेंट किया टीचिंग का, तो सेम थिंग बच्चों रिटर्न देखो क्या है, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उसके बदले मुझे फीस दे रहे हो, दोनों तरह से आ गया ना, दोनों तरह से कंसीडरेशन वहां पे आ गया। तो बच्चों यहाँ पर समथिंग रिटर्न में हम क्या वर्ड लेंगे कि जहां पर दोनों पार्टीज की तरफ से कंसीडरेशन पास किया जाता है, उसको बच्चों यहाँ पे कंसीडरेशन कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया बच्चों यहाँ पे कि कंसीडरेशन क्या है। बच्चों चेक करते हैं, तो बच्चों देख चेक करते हैं कि दोनों पार्टी तो कंसीडरेशन है नहीं है। तो बच्चों जिसमें फर्स्ट वन आता है कि दैट इज द सोनू एंड मोनू, तो बच्चों सोनू ने कंसीडरेशन दिया था, यस दिया था, 5000 रुपीज का भी एक तरह से उसकी जेब से जल लग रहा है पैसा। मोनू का जी नहीं, तो बच्चों मतलब क्या है यहाँ पे, मोनू को बस एक शानदार डिनर मिल रहा है, सोनू को इसके बदले कुछ मिल रहा है जी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ एक पार्टी की तरफ से कंसीडरेशन है, दोनों पार्टी की तरफ से कंसीडरेशन नहीं है। सेकंड केस में बच्चों चेक करते हैं, ठीक है, सेकंड केस में चेक करते हैं बच्चों यहाँ पे, और सेकंड केस में चेक कर रहे हो यहाँ पे एक्स एंड वाई, तो बच्चों इस केस में क्या कहेंगे कि जो एक्स है उसको क्या मिलने वाला था, 5 लाख रुपए मिलने वाले थे। वाई को क्या मिलने वाला था, वाई को सर कार मिलने वाली थी। मिल रहा है दोनों को कुछ ना कुछ, एक को कार मिल रही है, एक को 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे कंसिडरेशन है। वर्ड्स में यहाँ पे कंसिडरेशन कैसे चेक करेंगे, दोनों पार्टी तरफ से अकॉर्डिंगली चेक करेंगे। एक पार्टी ने अगर दूसरी पार्टी को कुछ दिया है, तो क्या दूसरी पार्टी की तरफ से भी कुछ ना कुछ पहली पार्टी को मिला ही नहीं मिला है, मतलब या तो मनी मिलनी चाहिए बच्चों, या फिर मनी की फॉर्म में ही कुछ और, जैसे कि मान लो मैंने सर्विस दे रहा हूं, तो ये मनी की फॉर्म में आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दैट्स मीन मतलब इसके अंदर वो चीज़ नहीं आएंगी कि मुझे खुशी मिल रही है, तो खुशी कभी भी मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते यहाँ पे बच्चों, याद रखना। तो दैट्स पॉइंट जो यहाँ पे आपको बताया गया कि भाई जब भी कोई कॉन्टेक्ट करेंगे तो कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे तो बच्चों देखो 3 चीजें मैंने आपको बता दी, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन। बच्चों फोर्थ कंडीशन यहाँ पर आती है, दैट्स कॉल्ड लीगल रिलेशन। दैट्स कॉल्ड द लीगल रिलेशन। बच्चों लीगल रिलेशन का मतलब क्या है कि जब पार्टी ने कॉन्टेक्ट किया, तो क्या पार्टी वाकई चाहती थी, कॉन्टेक्ट करना चाहती है, क्या पार्टी वाकई सीरियस थी, मतलब बच्चों क्या हम लॉ के अकॉर्डिंग एक रिलेशन क्रिएट कर रहे थे नहीं कर रहे थे, वो यहाँ पे चेक कर रहे हैं। रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो ये बच्चों यहाँ पे चेक करते हैं। मान लो बच्चों कॉन्टेक्ट करते वक्त पार्टी सीरियस थी कि भाई हाँ मुझे तो कॉन्टेक्ट करना है, और अगर पार्टी ने कॉन्टेक्ट पूरा नहीं किया तो मैं तो भाई इससे कॉन्टेक्ट पूरा करवाऊंगा, मुझे तो वहां पे अगर नहीं करेगा तो मुझे कोर्ट में जाके वहां पे पार्टी से डैमेजेस चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो ये साफ साफ बता दिया गया कि मुझे वहां पर डैमेजेस चाहिए। यहाँ पे तो सेम थिंग बच्चों यहाँ पे लीगल रिलेशन का मतलब क्या लेके चलोगे आप, तो बच्चों लीगल रिलेशन का मतलब होता है कि जहां पर एक पार्टी जो कॉन्टेक्ट करना चाहती है ना, वो शुरू से सीरियस है कि अगर पार्टी ने पूरा नहीं किया ना तो मैं कोर्ट में चला जाऊंगा। और बच्चों वैसे एक जनरली आपको बात बताऊं,
मैंने आपको पॉइंट नंबर 3 कराया कंसीडरेशन। तो जो लीगल रिलेशन होता है ना बच्चों, वो किस पे डिपेंड करता है? कंसीडरेशन पर बच्चों वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि भाई जो कंसीडरेशन ही नहीं है तो लीगल रिलेशन भी कहाँ से होगा भाई? लीगल रिलेशन तो होगा ही नहीं। अभी बस जनरल से बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे डिटेल में मत लेके जाना। अभी डिटेल में बहुत चीजें आपको बताई जाएंगी यहाँ पे आगे। और लीगल रिलेशन यहाँ पे बच्चों क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। देख रहे हो बच्चों यहाँ पर, ये तो चारों जी जीत गए, चारों टिक मार्क हो गए यहाँ पर ये। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो फर्स्ट तो भाई जंग हार गया, चारों की चारों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो पाई बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों याद रखना, जो फर्स्ट वन है, चलो जी मान लिया चारों चीज नहीं बना, बट ये एक चीज तो बन चुका था ना, दैट्स कॉल्ड द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट तरह से तो एग्रीमेंट दूसरा भी बना था। तो बच्चों एग्रीमेंट से आगे भी तो कुछ बना ना, वो एग्रीमेंट से आगे क्या बना? दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दो वर्ड आपको बच्चों यहाँ पे याद रखने हैं, डेट इज द एग्रीमेंट एंड सेकेंड वन डेट इज द बच्चों कॉन्ट्रैक्ट, जो यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये सिर्फ एक सोशल, और इस ऐसे एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों? सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट। इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे बच्चों यहाँ पे। एक सोसाइटी में जैसे कहते हैं ना, किसी को इन्वाइट कर रहे हैं, लाइक एक सोशल एग्रीमेंट है ये। ठीक है, और बच्चों याद रखना, जो सेकेंड वन है, ऐसे को मैं एग्रीमेंट भी तो बोल सकता हूँ ना। याद है आपको, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसका एग्रीमेंट बनना बहुत जरूरी था। तो ये एग्रीमेंट के साथ साथ बच्चों क्या बना? कॉन्ट्रैक्ट भी बना। तो बच्चों इसको ना एक नाम और आप कह सकते हो, दैट्स कॉल्ड कमर्शियल। और वैसे एक बिजनेस कर रहे थे ना यहाँ पे, तो इसको मैं कमर्शियल एग्रीमेंट भी कह सकता हूँ। कमर्शियल एग्रीमेंट यहाँ पे तो देख रहे हो बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट के लिए जब भी आपको सोचना है ना, तो ऐसे नहीं अपनी मर्जी से जो भी सोचा हमने कह दिया जी। यहाँ क्या सोचेंगे? क्या चेक करो, ऑफर थी या नहीं थी, एक्सेप्टेंस थी या नहीं थी, कंसिडरेशन था या नहीं था, लीगल रिलेशन वहां पे था या नहीं था। तो ये बच्चों वहां पे चेक किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पे बनेगा। और मैंने क्या बोला बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वहां पे उसको हम वैलिड वहां पर हम कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पर अल्टीमेटली एक कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आपको बताता हूँ बच्चों यहाँ पे, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट किसको कहा जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? तो बच्चों जो कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया गया है ना इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, सेक्शन 2 क्लोज एच, देख रहे हो टू के साथ क्या बोल रहा हूँ बच्चों? क्लोज। तो ये बच्चों यहाँ पे ना आपके कहीं नोट्स में लिखा गया, लेकिन ऑब्वियसली बच्चों इसे आपको पता होना चाहिए कि किस एक्ट को किस तरीके से रीड किया जाता है। तो कैसे पढ़ा जाता है बच्चों पे? सेक्शन 2 क्लोज एच। ठीक है, सेक्शन 2 क्लोज एच। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा गया कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग? तो लैंग्वेज ध्यान सुनो बच्चों, यहाँ पे एन एग्रीमेंट, देख रहे हो बच्चों यहाँ पे इसकी लैंग्वेज में सबसे पहले क्या आता है जी? एग्रीमेंट। इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए बच्चों वहां पर एग्रीमेंट बनना बहुत जरूरी है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स अ पॉइंट। ये बच्चों यहाँ पे साफ से क्या लिख दिया गया? एक एग्रीमेंट जिसको लॉ के अकॉर्डिंग एनफोर्स किया गया है, उसको यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। दिस इज द मीनिंग बच्चों, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग आपको यहाँ पे बताया गया। और इस वर्ड को मैंने आपको बच्चों बहुत डिटेल में आपको बता दिया कि ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट कैसे आया है। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो दैट्स अ पॉइंट जो यहाँ पे आपको बताया गया कि इसमें क्या क्या चीज आपके ली गई है यहाँ पे। ठीक है, तो अल्टीमेटली बच्चों यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि कॉन्ट्रैक्ट किसको कहेंगे, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, यहाँ पे तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैसे कैसे कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में आपको बताई है। ठीक है, यहाँ पे तो आओ बच्चों एक बार रिवाइज करते हैं, मैंने आपको क्या क्या बताया कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले सर ऑफर जरूरी है, एक्सेप्टेंस जरूरी है, कंसिडरेशन जरूरी है, लीगल रिलेशन जरूरी है। ठीक है बच्चों, अभी मैं ना आपको धीरे धीरे बताऊंगा। आज तो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ ना, क्लास नंबर 1 में सिर्फ एक बेसिक ले रहा हूँ कि भी ऑब्वियस है फर्स्ट क्लास है आपकी, मैं आपको पर एक बहुत बड़ा बर्डन नहीं डालूंगा। ठीक है, मैं तो सिर्फ अभी आपको सिर्फ एक आइडिया बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपके टॉपिक दिए जाते हैं, और धीरे धीरे हम अपना टॉपिक एक्सटेंड करते हुए चलेंगे। अभी तो मैं सिंपल वैसे बस आपको क्या बता रहा हूँ आज, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। अभी नेक्स्ट क्लास में ना मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये 4 चीजें चाहिए चाहिए, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, लीगल रिलेशन, इसके अलावा और क्या क्या चीजें चाहिए वो हम बहुत डिटेल में बच्चों धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो बच्चों अभी तो मैंने सिर्फ क्या कहा, कॉन्टैक्ट करने के लिए ये क्या याद रखोगे? 4 चीजें हमें यहाँ पर चाहिए, दैट्स कॉल्ड द ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन और लीगल रिलेशन। बच्चों यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो यहाँ पे आपको बताया गया है इसमें क्या क्या चीजें आपके यहाँ पर होती हैं।
ठीक है। अभी तक बच्चों मैंने जितना आपको बताया, मैंने आपको अभी तक 2 टर्म्स आपको बताई। एक टर्म मैंने आपको बताई दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट, और सेकंड टर्म मैंने बताई दैट इज द एग्रीमेंट। तो बच्चों खुद ना माइंड में क्वेश्चन रखना, ठीक है, कि विच वन इज वाइडर। आपने 2 टर्म पढ़ी ना, तो इन दोनों टर्म में सबसे ज्यादा क्या होगा, ठीक है, एग्रीमेंट बड़ा होगा, क्या लगता है बच्चों, सोच लो दिमाग में, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बड़ा होगा। एग्रीमेंट बड़ा होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट बड़ा होगा, तो बच्चों इस चीज पे हमें सोचना है। तो बच्चों कुछ बच्चों ने आंसर सोच लिया होगा, किसी ने एग्रीमेंट सोचा होगा, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट सोचा होगा। सर आप ही बता दो ना आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसमें ना मेरा जो आंसर रहेगा, तो आंसर इज एग्रीमेंट। अब माइंड में आ रहा है ना बच्चों कि एग्रीमेंट कैसे होगा। तो बच्चों ध्यान सुना, जो मैंने भी फर्स्ट 2 एग्जांपल लिए यहाँ पे, सोनू मोनू एक्स वाई, उसमें जो दोनों एग्जांपल में था एग्रीमेंट, तो मैं दोनों के साथ लगा रहा था, लेकिन कॉन्टेक्ट तो मैं सिर्फ पॉइंट नंबर 2 जो एग्जाम्पल नंबर 2 था, मैं तो उसके साथ सिर्फ कॉन्टेक्ट वर्ड यूज कर रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, एग्रीमेंट नंबर में क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं बच्चों, हर एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि वो कॉन्टेक्ट बने, है ना, कि भाई कुछ एग्रीमेंट ऐसे होंगे जो कॉन्टेक्ट बन जाएंगे, कुछ एग्रीमेंट ऐसे होंगे जो सिर्फ एग्रीमेंट ही रहेंगे बस। जिसमें नहीं लिखा था ना सोशल और डोमेस्टिक, तो वो तो एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट ही रहेगा। लेकिन जो कमर्शियल था वो पहले एग्रीमेंट था, बाद में क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बट बच्चों याद रखना, यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट बनना बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट बनने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बने ये कंपलसरी यहाँ पर नहीं है। तो अल्टीमेटली बच्चों यहाँ पे आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि एग्रीमेंट को हमने 2 तरीके से पढ़ा। एक फर्स्ट एग्रीमेंट हमने पढ़ा जिसमें लीगल रिलेशन क्रिएट होता था, जिसमें लीगल रिलेशन एग्जिस्ट करता था, और सेकंड बच्चों हमने पढ़ा जी जहां पर लीगल रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता था, लीगल रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता था। तो बच्चों सिंपल थिंग है, जहां पे वो लीगल रिलेशन क्रिएट करता था तो वो एग्रीमेंट से वर्ड क्या बन गया था, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जहां पे लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं होता था, तो ये तो भाई पहले भी एग्रीमेंट था और बाद में भी एग्रीमेंट रह गया। तो देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे मैं हर चीज के साथ, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट है चाहे वो नॉर्मल एग्रीमेंट है, हर किसी के साथ मैंने एग्रीमेंट वर्ड यूज किया है। तो नंबर में ज्यादा क्या होगा, तो आंसर इज एग्रीमेंट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट। हर एक कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट होगा ही होगा, क्योंकि वो उसी से बन के आया आगे। बट इट्स नॉट कंपल्सरी ना बच्चों यहाँ पे कि एवरी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने, तो जरूरी नहीं है ना। एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो दैट्स योर पॉइंट जो आपको बताया गया, इसमें क्या क्या आपके यहाँ पे आएंगे। तो बच्चों क्या लिखा गया, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो दिस इज योर पॉइंट जो आपको बताया गया कि भाई क्या चीज आपकी वाइडर रहेंगी, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ना एक पॉइंट और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा ना, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब बच्चों देखो मैंने ना जो आपको बताया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में टोटल आपके 1 to 75 सेक्शन आपके आएंगे। अब 1 to 75 में मैंने क्या लिखा था वहां पे, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए। बच्चों अब तक आपने क्या पढ़ा, क्या क्या चाहिए था, सर ऑफर चाहिए था, एक्सेप्टेंस चाहिए था, कंसिडरेशन चाहिए था, लीगल रिलेशन चाहिए था। अब बच्चों ये ना जो मैंने आपको बताया ना, ऑफर एक्सेप्टेंस होता है, कंसिडरेशन होता है, तो बच्चों ये सारी चीजें ना आपकी पूरी प्रॉपर चैप्टर वाइज डिवाइड करके बताई गई है। ध्यान सुना मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉपर चैप्टर वाइज डिवाइड करके आपकी यहाँ पर बताई गई है। दैट्स मीन अभी तो आप सिर्फ बेसिक पढ़ो चैप्टर नंबर 1 में, जब चैप्टर नंबर 2 आएगा ना तो वहां पे आप पढ़ोगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है, जब चैप्टर नंबर 3 आएगा ना वहां पढ़ोगे कंसिडरेशन क्या होता है। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, जो अभी आप मैं पढ़ रहा हूँ ना ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन, यहाँ तो सिर्फ एक लाइन में बताया गया, आगे बच्चों पूरा पूरा इसको पूरा डिटेल्ड में आपको बताया गया ऑफर होती क्या है, क्या क्या लीगल रूल्स होते हैं, कब ऑफर खत्म हो जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है, जो आप आगे पढ़ने वाले हो यहाँ पे। सिंपल पॉइंट बच्चों यहाँ पर, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है बच्चों यहाँ तक, ठीक है। तो बच्चों मैंने अभी तक सिर्फ क्या कहा, आपको सिर्फ मैंने 4 एलिमेंट बताए हैं। नेक्स्ट क्लास में अभी मैं आगे आज और नहीं कराऊंगा बच्चों, अभी मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप इस बेसिक को क्लियर करोगे, अच्छे तरीके से उसको पढ़ोगे, ठीक है। अभी
सिंपल बस बच्चों, कोई बुक अभी मत उठाना, कुछ मत देखना कि मैंने कहाँ से करवाया है। मैं बुक अभी कम से कम 2 क्लास तक आपको बुक उठाने नहीं दूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि बुक्स में से कैसे रीड करना है। अभी आपको बच्चों बुक नहीं पढ़नी है, ये चीज याद रखना, ठीक है। अभी तो बस नॉर्मल वे से जो मैं लिखवाता जा रहा हूं, आपको उसको लिखते हुए चलना है कि क्या क्या चीज आपके यहाँ पर आएंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी बस आपको कहां तक करना है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट तक पढ़ना है, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब बच्चों एक चीज और मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं, जो ऑब्वियस है, आपको पता होना चाहिए कि भाई हम ये जो लॉ का पेपर है बच्चों, ये हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, सर हमें इसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो वो सब बच्चों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर साथ साथ में, ताकि आप फर्स्ट क्लास से ही प्रिपेयर हो जाओ कि भाई हमें क्या क्या करना है। बच्चों पहले तो एक चीज याद रखना, मैं जो चाहता हूं, मतलब ऑब्वियस आप चाहते हो ना कि भाई लॉ में अच्छे नंबर आपके आए, एक एक चीज आप अच्छे से समझो। तो बच्चों इस चीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपकी क्या है, एक तो आपको रेगुलर क्लास लगानी है, कोई टॉपिक मिस नहीं करना है आपको, बीच में कोई टॉपिक नहीं छोड़ोगे आप, रेगुलर मतलब स्टार्टिंग से जो भी क्लासेस में दूंगा आपको, वो आपको फॉलो करके चलनी है, ठीक है। सेकंड थिंग बच्चों यहाँ पे मेरे आपको नोट्स फॉलो करने हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि सर तो एग्जाम्पल बहुत सारे लिखवाते हैं तो एग्जाम्पल नोट करके क्या करना है, तो बच्चों एग्जाम्पल भी आपको नोट करने हैं। हाँ मानता हूं ये एग्जाम्पल आगे बताऊंगा धीरे धीरे, ये एग्जाम के लिए नहीं होते हैं, लेकिन बच्चों कंसेप्ट को समझने के लिए आपको नोट करने पड़ेंगे। तो बच्चों आपको ना यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर एक सेपरेट कॉपी आपको लगानी पड़ेगी लॉ की, जिसमें मैं सिर्फ आपको लिखवाऊंगा कि लॉ में क्या क्या चीजें यहाँ पर आपकी आती हैं। जैसे देख रहे हो बच्चों यहाँ पे मैं आपको बच्चों बार बार कह रहा हूँ, मेरा लिखवाने का काम बहुत ज्यादा है, ये मत सोचना कि थ्योरी है तो बस सर ऊपर ऊपर से रीड करवा देंगे, जी नहीं, मैं आपको पूरा डिटेल में आपको बच्चों बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें आपके यहाँ पर आएंगी, ठीक है। तो बच्चों एक तो आपको मेरे नोट्स से पढ़ने हैं, और एक जो नोट्स है बच्चों, जो प्रिंटेड नोट्स हैं, ठीक है, वो आपको बच्चों यहाँ पे फॉलो करने हैं। क्लियर बच्चों, मैंने इस प्रिंटेड नोट्स में क्या किया है, एक तो जो कंसेप्ट पूरा था उसको विद इंटरप्रिटेशन जो भी आनी चाहिए थी वो बच्चों पूरा डिफाइन कर दिया। सेकंड बच्चों यहाँ पे जितने भी आईसीआई के क्वेश्चंस आए हैं आज तक, जितने भी आज तक पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं इसके अंदर, ठीक है। और बच्चों दो चीज और आते हैं इंस्टीट्यूट की, दैट द आरटीपी। आरटीपी होता है बच्चों रिवीजन टेस्ट पेपर। इंस्टीट्यूट क्या करता है, हर एग्जाम से पहले एक रिवीजन टेस्ट पेपर वहां पे इशू करता है, और वो रिवीजन के लिए बच्चों देता है कि हिंट देता है कि किस तरह का एग्जाम पेपर में आ सकता है। और तीसरा बच्चों आता है दैट्स कॉल्ड द मॉडल टेस्ट पेपर। ये भी सेम नहीं बच्चों, इसमें सिर्फ एक टेस्ट पेपर दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों ये ना जो सारी चीजें हैं जो आईसीआई की हैं, ये मैंने सारी की सारी चीजें यहाँ पे कवर कर दी हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने स्टडी मैथमेटिक्स सारी कवर आपको मिलेंगी, क्लियर। और बच्चों जो कंसेप्ट आपको मिलेगा, कंसेप्ट में मैंने फुली आईसीआई का जो टॉपिक आईसीआई ने दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको कवर किया है, ठीक है। प्लस जो भी मुझे लगा कि किसी टॉपिक पे मेरी इंटरप्रिटेशन ज्यादा होनी चाहिए कि लोगों को कैसे रीड किया जाएगा, तो वहां मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको वहां पर दी है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये जो दो चीजें नोट्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, कॉपी आपको फॉलो करनी है। कॉपी बच्चों करने का पर्पज क्या है, अभी आप जब कॉपी करोगे ना, कॉपी अभी साथ साथ बनाते चलना, जब एग्जाम टाइम आएगा ना तो इट इज इम्पॉसिबल कि आप पूरी जो नोट्स वाली बुक है वो आप पूरी पढ़ पाओ। तो वहां पे बच्चों काम क्या आएगा, दैट द कॉपी। तो वहां पे आप ये कॉपी एग्जाम में रीड करके जाओगे तो आपको वो पूरा टॉपिक आप अच्छे से स्मूथली आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज बच्चों आपको यहाँ पे फॉलो करनी है, ठीक है। तो बच्चों बस ये दो चीज फॉलो करना है। और तीसरा बच्चों यहाँ पे आपको क्या काम करना है, क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस करनी है बच्चों आपको, ठीक है। तो बच्चों मैंने क्या किया है, मैंने ये पास्ट ईयर एमटीपी आरटीपी तो ऐड किया ही किया है, साथ में मैंने क्या किया बच्चों, आपको इसके अंदर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। और बच्चों उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के भी आंसर मैंने बनाए हुए हैं, वो आप फॉलो करोगे बाद में, ठीक है। लेकिन प्लीज पहले एमटीपी आरटीपी जो भी आप करोगे इसके बाद आपको प्रैक्टिस वाले आंसर यहाँ पर खुद करके देखने हैं, ठीक है। नहीं सोल्व होगा तो फिर आप चेक करोगे कि सर ने क्या आंसर वहां पर दिया है, ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों याद रखना, ये जो मैंने पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी दिए हैं, इसका तो मैंने साथ साथ आपको आंसर भी दे दिया है, लेकिन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है मैंने इसके आंसर जानबूझ के आपको नहीं दिए, क्योंकि ऑब्वियस बच्चों खुद प्रैक्टिस कुछ अपने हाथ से भी तो करोगे ना, तो ऑब्वियस है ये प्रैक्टिस आपको खुद करनी होगी। और इसके क्वेश्चन जैसे ही आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा बच्चों, तो आपको ये साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस आपको वहां पे करनी होगी, ठीक है। तो बस बच्चों ये तीन चीजें बस यहाँ पे फॉलो कर लेना, जो मैंने वो कहा, देखना पेपर कितना स्मूथली आपका हो जाएगा।
आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारा लो का सिलेबस खत्म हो गया, पेपर हमारा क्रैक हो गया, बहुत अच्छा पेपर हमने किया, तो पता भी नहीं चलेगा। बस उसको जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ बच्चों, उसको उस तरीके से करते रहना। और बार बार कह रहा हूँ बच्चों, अभी नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 क्लास तक आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी सिर्फ आप अपने आप को प्रिपेयर करो कि हाँ जी मैं लो पढ़ रहा हूँ, लो में क्या क्या चीजें आ रही है, क्या क्या चीजें इसके अंदर बताई जाएंगी। तो बस अभी आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही करेंगे। आज मैंने सिर्फ आपको लो का एक बेसिक बताया है, आपका सिलेबस क्या है ये बताया है, एंड कंटेंट क्या होता है तो ये बच्चों मैंने आज आपको डिटेल में बता दिया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो यहाँ तक इसको बच्चों करके आना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जितने 4 पॉइंट किए ना हमने, उसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं कि जो कंटेंट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है बच्चों। टिल देन तो ये तक भी करो बच्चों, पे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।